नमस्कार। न्यूज 18 के इस डिजिटल ब्रॉडकास्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आनंद नरसिम्हन और मेरे हैं जो मोदी विरोध के चक्कर में भारत विरोध को अपना एजेंडा बना बैठे हैं। हिंदुस्तान को किसी तरह से बदनाम किया जाए और इसके लिए क्या एक एजेंडा चल रहा है ताकि कहीं ना कहीं घूम फिर कर भारत बदनाम हो और उसके साथ साथ मोदी भी बदनाम हो। यहाँ पर किसी के साथ आपका पॉलिटिकल एजेंडा पॉलिटिकल विरोध हो सकता है, लेकिन देश को बदनाम करने की बात और देश के खिलाफ काम करने की बात अब निकल कर आई है। और वो भी अभी लेटेस्ट जो हुआ है एक फेक पोस्ट पर, ब्रजेश जी, जिस पोस्ट के तथ्य को समझे बिना लोगों ने एक नैरेटिव को स्पिन करने की कोशिश की। और खासकर जबकि उत्तर प्रदेश के चुनाव सर पर हैं और उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, तो फिर से एक हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक विवाद को जड़ देने की और उसको हवा देने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि आप ध्यान रखिए कि जो लोग इस कामकाज में शामिल थे वो उन्होंने कोई इनोसेंट मिस्टेक नहीं की। उनका आप ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, वो इस तरह की चीजें लगातार करते रहे हैं, कॉन्स्पिरेसी के तहत करते रहे हैं। क्योंकि अगर आपको पता है कि तथ्य कुछ और है, सत्य कुछ और है, और तब भी आप एक ऐसा पर्टिकुलर नैरेटिव करने की कोशिश करें जिससे ये लगे कि इस देश में जो है एक पर्टिकुलर जो कम्युनिटी है, और पर्टिकुलर कम्युनिटी क्या कि भाई मुसलमानों का जीवन जो है हराम हो गया है यहाँ पर रहना, उनको जो हर किस्म के अत्याचार का सामना करना पड़ रहा है, और पूरे देश और दुनिया में नैरेटिव आप फैलाने की कोशिश करें, तो यह तो निश्चित तौर पर गलत है ना। और अगर आप जो है इस तरह की जानबूझकर हरकत कर रहे हैं जिसका कि ताजा सबूत है गाजियाबाद की घटना, तो फिर तो आप पर जो है आपके बद इरादे जो हैं उस पर चर्चा भी होगी और उस पर फिर कार्रवाई भी होगी। क्योंकि आप ध्यान रखिए कि गाजियाबाद पुलिस ने बकायदा इस बारे में अपना क्लैरिफिकेशन तक दिया, मामले की जांच की, कहा कि नहीं है ऐसा जैसा आप जबरन इसको आप पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। यह दो लोगों के बीच जो है जो वादा किया गया और वो जो पूरा नहीं हुआ उसको लेकर हुआ झगड़ा है। जो पिटने वाला है, जिसकी दाढ़ी पकड़ी गई वो भी मुस्लिम है, जिसने मारा वो भी मुस्लिम है। आप ध्यान रखिए, ऐसा नहीं है कि कोई सिर्फ हिंदुओं ने जाकर उसको पीटा। और मामला क्या है? मामला ये है कि वो गंडे ताबीज का धंधा करता था। जो विक्टिम है उसने प्रॉमिस किया जो है सो सामने वाले को, आरोपियों को, कि हमारे इस गंडे ताबीज से जो है आपके घर में जो है सो आपकी जो पत्नी है या जो भी है उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। कुछ हुआ नहीं ऑब्वियसली, तो जाहिर है गुस्से में आकर उन लोगों ने पीट दिया। अब उसको आप ये कहें कि दाढ़ी पकड़ के और जय श्री राम बुलवा के और दाढ़ी काट दी गई और ये हिंदुओं ने किया। आप कल्पना करिए, दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी जो है सो भारत में, यहां पर जो है सबसे सुख चैन से रहने वाले जो है सो मुस्लिम, जो कि पूरी दुनिया में जिनका सम्मान होता है। आप बगल के देशों को देख लीजिए क्या हाल है, जो कि मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्रीज हैं, और वैसे में आकर आप हिंदुस्तान को बदनाम करें कि यहां पर जो सो जय श्री राम बुलवा के एक मुसलमान की दाढ़ी काट दी गई। यह जाहिर है ये क्या है? ये बद इरादा है। और ये बद इरादा क्या है कि देश में आग लगाई जाए। और आप ध्यान रखिए कि जो काम जिन लोगों ने किया और जिनके खिलाफ अब गाजियाबाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, वो नाम कौन से हैं? वो नाम पढ़िए आप और एक एक का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए कि उनका पास्ट क्या रहा है। आपको पता चल जाएगा कि ये कोई इक्की दुक्की घटना नहीं है, यह इनोसेंट मिस्टेक नहीं है। कई बार आप गलतियां करते हैं, लेकिन आपका जो सो इरादा क्या होता है आप देखिए। कई बार आप जो है सो आपको अंदाजा नहीं होता, आप कोई चीज कर देते हैं, समझ में आता है, फिर उसकी माफी मांग लेते हैं। लेकिन जब जानबूझकर आप करते हैं, आपको कोई आपकी गलती का एहसास कराता है, तब भी जो है आप अपनी गलती को सुधारने को तैयार नहीं होते, और फिर गलतियों के ऊपर गलतियां जब आप करते चले जाते हैं, तो फिर वो गलती जो है सामान्य गलती नहीं है, वो साजिश होती है। और इस मामले में साजिश तो देश को बदनाम करने, देश को तोड़ने, देश को दंगों की आग में झोंकने की है। तो इसलिए जो ऐसे लोगों को तो कोई भी नहीं बख्शेगा। और जाहिर है इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो जानबूझकर हिंदुस्तान को बदनाम कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई तो होनी ही चाहिए। इसीलिए पड़ा है क्योंकि कुछ लोगों ने, इसी एलिमेंट्स ने इस देश को 47 में विभाजित कर दिया धर्म के नाम पर। आपने इस देश को तोड़ दिया धर्म के नाम पर। आपने कहा कि मुसलमानों को उनको खुद की अपनी जगह चाहिए और ये हिंदुस्तान है, हिंदुओं की जगह है। और आज यहाँ पर ऐसा ऐसा नैरेटिव और उसके बाद से जाल एक नैरेटिव ऐसा बिछाया जा रहा है जहाँ पर इस्लामोफोबिया का हवाला देकर, यानी कि मुस्लिमों को डराकर और मुस्लिमों को कहकर कि उनको उनको डराया जा रहा है, उनको उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। आप हिंदू
हिंदुस्तान में हिंदू को ही शर्मनाक होना पड़ रहा है, हिंदू होने के बारे में अपने आप को अपॉलोजेटिक महसूस करना पड़ रहा है। ये किस तरह का नैरेटिव है ब्रजेश जी? और ये लोग जो हैं ये अपने आप को इंडिपेंडेंट कहते हैं, ये अपने आप को सेक्युलर कहते हैं, बात सिर्फ ये मुसलमानों की करते हैं। ये बात ह्यूमैनिटी की, भारत के हर निवासी की बात नहीं करते हैं, हिंदुस्तान के हर एक व्यक्ति के हर एक संप्रदाय को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, ये सिर्फ मुस्लिम की बात करते हैं। जब ये सिर्फ मुस्लिम की बात करते हैं तो फिर ये कम्युनल हुए या ये सेक्युलर हुए? और ये जब सिर्फ एक पर्टिकुलर कॉम के लिए खड़े होकर एक नैरेटिव बनाते हैं और उसको उसको प्रसारित करते हैं और उसी की बात करते हैं, तो फिर इनका एजेंडा कम्युनल हुआ कि सेक्युलर हुआ? अपने आपका पूरा रुख, आपका पूरा रवैया कम्युनल, लेकिन आप अपने आप को इंडिपेंडेंट और सेक्युलर बता रहे हैं। कमाल के लोग हैं ये लोग। और इसमें इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं इस एजेंडा। आपको आप प्रताड़ित बताने की कोशिश कर रहे हैं और आप एक नैरेटिव को पुश करने की कोशिश कर रहे हैं जहां आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसको आप क्लेम कर रहे हैं कि आपको दबा रहा है, आप उसी को दबा रहे हैं। आप तो जानबूझ के इसको हवा दे रहे हैं ना। आपको तृप्ति नहीं मिली कि ये देश टूट गया, अब आप फिर इस देश को और बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और आज भी कुछ लोग जिनके नाम इनके एफआईआर में जुड़े हैं, उन्होंने जिस तरह के पोस्ट इससे पहले किए हुए हैं, जहां भारत को फिर से उन्होंने तोड़कर दिखाया है। जो भारत के अभिन्न अंग हैं, हर भारतवासी को कहना है कि ये मेरा अभिन्न अंग है, उसको उन्होंने तोड़कर अलग दिखाया है। ये इस तरह का नैरेटिव जो है वो किसी और देश के, दुश्मन देश की बाह पकड़ने वाले लोग हैं। और फिर मुझे तकलीफ होती है कि आपने देश के आगे धर्म को चुनना शुरू कर दिया है और किसी और को गालियाने के चक्कर में, किसी और को हिंदुत्ववादी बताने के चक्कर में, किसी और को मुस्लिम विरोधी बताने के चक्कर में आप खुद अपने हिंदू विरोध का अपने एजेंडे को पाल रहे हैं, उसको हवा दे रहे हैं। ये बहुत गंदी राजनीति, बहुत गंदा तरीका है कि अपने आप को इंडिपेंडेंट बताकर एक कम्युनल एजेंडा को पुश करना, और अपने आप को सेक्युलर बताकर एक कम्युनल एजेंडा को पुश करना, और अपने आप को प्रताड़ित बताकर किसी और को जानबूझकर प्रताड़ित करना। ये मेंटल कंडीशनिंग है, ये मेंटल टॉर्चर है, और ये जानबूझकर किया जा रहा है कि भाई देश तो तोड़ दिया, अब तुमको और दबाएंगे, तुमको और तोड़ेंगे, और हमको और चाहिए। ये लार्जर नैरेटिव है इनका, जिसको कि समझना जरूरी है। अभी आपने एफआईआर की बात की ब्रजेश जी, मैं जरा इस एफआईआर को पढ़ना चाहता हूं और इसके कुछ तथ्य मेरे सामने हैं, जहां पर यह लिखा है कि विश्वस्त सूत्रों से यह संज्ञान में आया है, ये पॉइंट नंबर 12 है फर्स्ट इंफॉर्मेशन के कंटेंट का, कि कुछ व्यक्तियों द्वारा एक वीडियो क्लिप अपलोड की गई जो सोशल मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रही है। उक्त वीडियो में कुछ शरारती तत्व एक बुजुर्ग व्यक्ति अब्दुल शमद सैफी को पीटते हुए तथा जबरदस्ती उसकी दाढ़ी काटते हुए दिख रहे हैं। आगे यह भी आरोप है कि शरारती तत्व हिंदू समाज से हैं और उन्होंने अब्दुल समद को जय श्री राम और वंदे मातरम के नारे लगाने में मजबूर किया। 2, हालांकि निम्नलिखित यूजर्स ने दिनांक 14/6/2021 यानी 14 जून 2021, आज से 2 दिन पहले को क्रमशः अपने ट्विटर हैंडल्स के माध्यम से अचानक दुर्भावना से प्रेरित एक दुष्प्रचार प्रारंभ कर दिया था। और इसमें नाम लिखे गए हैं मोहम्मद जुबैर, उनका ट्विटर हैंडल है zoo_bear, 12:33 पर दोपहर के। डॉक्टर शमा मोहम्मद 6:18 पर शाम के। मिस सबा नकवी @सबा नकवी 6:30 बजे शाम के। मिस्टर मकसूर उस्मानी, ये @मकसूर उस्मानी है, 6:37 पर। द वायर @the_wire_in 7:15 बजे। मिस राना अयूब @राना अयूब 8:23 पर। मिस्टर सलमान निजामी @सलमान निजामी 9:56 पर। उक्त लोगों ने ट्विटर पर घटना की सत्यता को जांचे बिना उक्त घटना को सांप्रदायिक रंग दे दिया और अचानक इनके द्वारा लोक शांति को अस्त व्यस्त करने और धार्मिक समूहों के विभाजन के उद्देश्य से इस आशय के कथनों / संदेशों को प्रचारित और प्रसारित किया जाने लगा। उक्त बयान जो ट्विटर हैंडल्स पर प्रचारित किए गए, जो किसी व्यक्ति विशेष की राय मात्र नहीं थे, अपितु वो किसी स्पष्ट मंशा के तहत प्रचारित किए गए थे। और ऐसे ट्वीट्स का प्रचार प्रसार एक आपराधिक षड्यंत्र की ओर संकेत करता है, जो उक्त आरोपी गण व कुछ अन्य अज्ञात व्यक्तियों द्वारा हिंदुओं और मुस्लिमों के मध्य घृणा व वैमनस्यता को बढ़ावा देने के लिए किया गया था।
ये स्पष्ट है कि ये ट्वीट्स समान आशय को बढ़ावा देने के लिए प्रचारित किए गए, जिसका उद्देश्य धार्मिक समूहों में विभाजन करना और धार्मिक सौहार्द को अस्त व्यस्त करना था। इसके आगे भी बहुत कुछ है। ऐसे ट्वीट्स बड़े पैमाने पर लोगों में प्रचारित किए गए। उक्त कृत्य स्पष्ट रूप से विभिन्न समुदायों में तनाव पैदा करने के उद्देश्य से किया गया। मैं ये भी कहना चाहूंगा, इससे पहले कि एक एक करके इन लोगों के बारे में आप कहें, कि मोहम्मद जुबैर का ट्विटर हैंडल मैं देख रहा हूं, जहां उसने अब से 12 घंटे पहले ये कहा है कि मैं इस ट्वीट को हटाता हूं, मैं इसको डिलीट कर रहा हूं, मेरा जो पोस्ट था, क्योंकि तथ्य के विपरीत लग रहा है। मैंने सूत्रों से बात किया, जर्नलिस्ट से बात किया, पुलिस अधिकारियों से बात करने के बाद जो क्लेम किए गए हैं वो गलत नजर आ रहे हैं। तो ये साहब, आपने 12 घंटे क्यों, 24 घंटे, 18 घंटे पहले क्यों नहीं किया? 24 घंटे पहले आपने ट्वीट करने से पहले क्यों नहीं किया? ये सवाल तो बनता है। जबकि आप एक फैक्ट चेकिंग वेबसाइट का अंग है, जो कि फैक्ट चेक करने के बाद ही चीजों को आगे आगे बढ़ाते हैं। तो अगर आप फैक्ट चेकिंग करते हैं तो आपने अपने खुद के फैक्ट क्यों नहीं चेक किए? ये सवाल तो बनता है पोस्ट करने से पहले। आपने जानबूझकर एक नैरेटिव को पुश किया, ये आप पर आरोप है ब्रजेश जी। एक एक करके सबके ऊपर आरोप है। देखिए, जहां तक आपने जिस मोहम्मद जुबैर की बात कही और बताया इनके बारे में, अगर आप इनके सिर्फ ट्विटर हैंडल को देखें, तो इनके जो ट्वीट को आप गहराई से अगर देखें, जो जो इन्होंने लगातार किए हुए हैं पिछले कुछ महीनों में, तो आपको उसका एक पैटर्न दिखाई पड़ेगा। ये फैक्ट चेक की जो दुकानें आजकल जो चल रही है ना, आप ध्यान रखिए, वो भी फैक्ट चेक कम, वो एक पर्टिकुलर एजेंडे के साथ आगे बढ़ती हैं। वो फैक्ट चेक वहां नहीं करती हैं, आप ध्यान रखिए। पश्चिम बंगाल में हिंसा की इतनी अधिक वारदातें हुई, यहां तक कि बलात्कार से लेकर जो सो तमाम चीजें, वहां पर ये फैक्ट चेक की दुकान नहीं चलती। वो फैक्ट चेक की दुकान कहां चलेगी? जहां पर बीजेपी शासित प्रदेश हैं, जहां पर बीजेपी सरकारें हैं, जहां पर बीजेपी के मंत्री हैं। ये सेलेक्टेड जो एमनेशिया है ना, कि आप जो है सो जहां पर आपके विचारों के साथ रहने वाले लोग हैं, उनकी तमाम गलतियों को आप इग्नोर करेंगे, वहां पर फैक्ट चेक नहीं करने जाते। आप फैक्ट चेक करने वहां जाते हैं जहां पर जिनसे आपको अपना एजेंडा सेट करना है। और मैं इसकी पृष्ठभूमि देता हूं। ये मोहम्मद जुबैर एल्ट न्यूज के जो है, ये जो चलाने वाली टीम में से एल्ट न्यूज का जो फाउंडर जिनको कहा जाता है, उनका नाम है प्रतीक सिन्हा। प्रतीक सिन्हा कौन है? बैकग्राउंड जानने की जरूरत है, बिकॉज जो है सो मैं इन लोगों को जानता हूं एक तरह से। प्रतीक सिन्हा के पिता मुकुल सिन्हा एक समय वैज्ञानिक थे। जिस संस्थान से जुड़े थे, वहां पर संस्थान के अधिकारियों से उनका झगड़ा हुआ, फिर जो है सो वो छोड़ के और फिर जो है सो ट्रेड यूनियनिज्म में उतर गए। वहां से फिर उन्होंने एलएलबी किया, फिर वो जो है वकील बन गए। आप ध्यान रखिए कि ये जो इनके पिताजी हैं, जो जुबैर के जो पार्टनर है और जो फाउंडर है अल्ट न्यूज के, प्रतीक सिन्हा के पिता जो है मुकुल सिन्हा, उन्होंने 2002 से लेकर जब तक वो जिंदा रहे, उनका सिंगल पॉइंट एजेंडा रहा नरेंद्र मोदी और उनकी उस समय की जो राज्य सरकार थी, उसके खिलाफ अभियान चला। कोर्ट में, कमीशन में, तमाम जगह आप जो है सीजेपी, ध्यान रखिए, ये जो है इस तरह के कई सारे जो है सो फ्रंट खड़े किए गए। इसमें जो है उनके विचारों से अनुकूल लोग थे। एक जो पूरा का पूरा जो एंटी मोदी जो है, एक तरह से कह सकते हैं कि जो फ्रंट बना था, उसके अगुआ में से एक थे जो है मुकुल सिन्हा। उनके ये पुत्र हैं प्रतीक सिन्हा, जिनके साथ ही ये मोहम्मद जुबैर और ये लोग मिलकर अल्ट न्यूज की जो ये पूरी की पूरी जो ये दुकान है वो चलाते हैं। तो ये है इनकी पृष्ठभूमि। अब ये जुबैर का जो है, अगर आप देखिए, ये तो ठीक है कि जब लगा कि भाई अब जो है ये मामला उल्टा पड़ने जा रहा है, कि हम लोगों ने जो कोशिश की थी पूरे हिंदू मुस्लिम डिवाइड को खड़ा करने की, और आप ध्यान रखिए, आप जिम्मेदारी देखिए, जिस आदमी की दुकान चलती है इस बात पर कि हम जो है सो सोशल मीडिया में जो तमाम जो अनर्गल प्रलाप चलते हैं, उसका खंडन करने के लिए हम अस्तित्व में हैं, वहां पर वो दुकान जो है इस तरह के प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाती है और कहती है कि नहीं जी, हम तो जो है सोशल मीडिया के अंदर जो तमाम भ्रांतियां चलती हैं, तमाम जो गड़बड़ियां होती हैं, एजेंडा होते हैं, उसको एक्सपोज करने के लिए। और जो आदमी एक्सपोज करने का दावा करता है, वो खुद जो है सो इस तरह की बदमाशियों में लिप्त। ये इनका है जो है सो मोहम्मद जुबैर का रिकॉर्ड। अब ये जरा इनके ट्वीट कुछ देख लीजिए। अभी आप देखिए, इनका एक और ट्वीट है जिसमें उन्होंने इसी उत्तर प्रदेश में ये कहा है कि भाई उत्तर प्रदेश को भी जो है बीजेपी 3 हिस्सों में बांटने की साजिश रच रही है। और उसमें जो उन्होंने मैप लगाया है भारत का, वो मैप देखिए। ये सज्जन तो जो है हिंदुस्तान के नागरिक हैं। भारत जो है, भारत ने क्या जो है, जो आज की तारीख में जो पीओके है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, क्या भारत ने उस पर अपना क्लेम छोड़ दिया है? क्या जो अक्साई चीन का इलाका है, जो कि चीन के अवैध कब्जे में है, क्या उसे भारत अपना नहीं मानता?
एक भारत के नागरिक के नाते, और भारत का कानून ये कहता है कि जो वो हिस्सा जो है वह जो है सो हमारा है, हमारे मैप का हिस्सा है। इन सज्जन ने उसको डिस्प्यूटेड टेरिटरी करार दिया है। जो चीन की भाषा होती है, जो पाकिस्तान की भाषा होती है, हिंदुस्तान का नागरिक होकर फैक्ट चेकिंग की दुकान चलाते हुए, और अब भारत के मैप में जो भारत का अभिन्न हिस्सा है, चाहे वो पीओके हो, चाहे अक्साई चीन का इलाका हो, आप उसको डिस्प्यूटेड टेरिटरी कर रहे हैं। ये आपकी भारत के प्रति समर्पण की भावना है। अपने दुश्मनों की भाषा को आप बोल रहे हैं। डिस्प्यूट किस चीज का है भाई? जिन जो है आतताइयों ने, जिन हमारे दुश्मन देशों ने अगर हमारी संपत्ति पर, हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया, तो आप उसको कहेंगे कि वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। अरे भाई, डिस्प्यूट जो है सो हमारे मन में कोई डिस्प्यूट नहीं, हो हमारा है। आपके मन में डिस्प्यूट हो सकता है क्योंकि आपकी आस्था, आपकी निष्ठा कहीं और जुड़ी है, उसी का ये रिफ्लेक्शन है। अदरवाइज एक हिंदुस्तानी होने के नाते आप क्यों उसको डिस्प्यूटेड टेरिटरी कहेंगे? जरा मुझे बताएं, क्या मैं पाकिस्तान की भाषा बोलूंगा, मैं चीन की भाषा बोलूंगा? ये सज्जन का रिकॉर्ड ये है, और ये कोई इक्का दुक्का नहीं। आप देख लीजिए, इनके तमाम ट्वीट्स आपको नजर आ जाएगा। ये मोटे तौर पे जो पूरा का पूरा इनका नैरेटिव है वह बीजेपी के खिलाफ है, नरेंद्र मोदी के खिलाफ है। जो एंटी बीजेपी, एंटी हिंदू एजेंडा जो है इनका, हमेशा इनके तमाम ट्वीट्स को आप स्कैन कर लीजिए, उससे मोटे तौर पे आपको यही ध्वनि मिलेगी। तो ये जो इनका रिकॉर्ड है, और इन्होंने जो किया है, अब जाहिर है चूंकि लगा कि भाई अब तो यह योगी की पुलिस है, छोड़ेगी नहीं ये मामला। कोई जो है छत्तीसगढ़ का तो वैसे भी ये नहीं उठाते, पश्चिम बंगाल का तो वैसे भी नहीं उठाते। उन्होंने कहा कि लप्पा लप्पी चल जाएगी, लेकिन लगा कि भाई अब जो ठीक है कि भाई आपने बहुत ज्यादा जो लगा कि भाई योगी को कमजोर करने की कोशिश की, कह रहे भाई योगी आदित्यनाथ की तो सरकार जा रही है, बीजेपी उनके विंग क्लिप कर रही है, थोड़े डिफेंसिव पर होंगे इसलिए कुछ करेंगे नहीं, तो चलो अपनी दुकान चला लेते हैं। लेकिन भाई ये तो योगी की पुलिस है, योगी की सरकार है, छोड़ते हो किसी को नहीं है। तो अब आप जो है सो अपने कर्मों की सजा भुगतने के लिए तैयार रही। और उसमें एक बड़ा मैसेज तो वो भी आप देखिए, उसे भाई हार में ट्विटर भी है। कल तक जो है सो आप बड़े मसल फ्लेक्स कर रहे थे कि आप हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, हम तो भारतीय कानूनों को नहीं मानते, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये वो फलान ठिकान अपने स्टैंडर्ड। अब आ जाइए, भारतीय कानून के दायरे में तो आ ही गए। और कल ही जो है सो भारत सरकार ने कह दिया है कि जो आपको थर्ड पार्टी इम्यूनिटी जो मिली हुई थी, चूंकि आपने उसको फॉलो नहीं किया, इसलिए अब आप, आपके पास ये जो है सो सारे के सारे आपकी क्रिमिनल एक्ट्स है। एक जो है सो फेक सामग्री को आप जो है अपने प्लेटफॉर्म पर जगह देते हैं, पुलिस स्पष्टीकरण जारी कर दिए, तब भी आप हटाते नहीं है। तो आप आइए, भारतीय कानून का अभी थोड़ा लुत्फ उठा लीजिए। बीजेपी विरोध एक पॉलिटिकल पोजीशन है, और अगर आप सही आपको जो करना है, लेकिन जब आप अपने आप को इंडिपेंडेंट वॉइस कहते हैं, जब आप ये कहते हैं कि आप सोशल हार्मनी और सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं, आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं जो ये कहता है कि हम जनता को सत्य बताना चाहते हैं, तो फिर अगर आपका एजेंडा स्क्यू होगा, अगर आप वैक्सीन में जिस तरह से घोटाला किया गया पंजाब में, उसको आप नहीं दर्शाते, उस पर नहीं सवाल पूछते, जिस तरह से वैक्सीन वेस्टेज हुआ कुछ प्रदेशों में, उस पर सवाल नहीं पूछते। आपने बंगाल की बात कही और बंगाल की बात नहीं करते, आप अंकित तिवारी की बात नहीं करते, उस 60 वर्षीय औरत की बात नहीं करते जो आज सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रही है, क्योंकि उसके साथ जिस तरह से जो कृत्य किया गया तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं नेताओं द्वारा, उस 17 साल की बच्ची की बात नहीं करते, लेकिन आप एक समुदाय विशेष की ही बात करते हैं। तो फिर मुस्लिम, सिख, ईसाई और हर देश के हर कोने में जो भी पंथ हैं, जो भी पंथ प्रधान हैं, जो भी अपने आप को जो भी मान्यता रखते हैं, उन सब की तरफ आपकी जिम्मेदारी है। और आप मोदी विरोध को भारत विरोध नहीं बना सकते, आप भारत विरोध नहीं कर सकते मोदी विरोध का चोगा पहनकर। जो काम आपने जो कहा मोहम्मद जुबैर का जो पोस्ट था, जहां पर उन्होंने अक्साई चिन और गिलगित बाल्टिस्तान और पीओजेके जो है उसको भारत का अभिन्न अंग ना बताते हुए डिस्प्यूटेड बताया, तो फिर मैं उनके हिंदुस्तानी होने पर मैं उनसे सवाल पूछता हूं कि आपका नैरेटिव एज अ भारतीय क्या होना चाहिए, एज अ भारतीय सिटीजन आपका पोजीशन क्या है? क्योंकि कहीं ना कहीं यही प्रॉब्लम है ब्रजेश जी।
और ट्विटर की आपने बात की, और इसमें बहुत सारे लोग हैं, इसमें ये जो जितने लोग नाम दिए गए हैं, ये जानबूझकर ये हवा देते हैं इस कम्युनल एजेंडे को हवा, खुद कम्युनल है, और मोदी को कम्युनल कहते हैं, बीजेपी को कम्युनल कहते हैं, खुद कम्युनल है, खुद हिंदू मुस्लिम करते हैं, हवा देते हैं, डर के इस नैरेटिव को पैदा करते हैं और एक तरफा बात करते हैं। सोशल सोसाइटी में क्राइम्स हर तरफ से होते हैं। जब मुसलमानों ने दलितों को प्रताड़ित किया, नूरपुर की बात इनमें से किसी ने की? नहीं की। और बंगाल में और बिहार में जिस तरह से इंस्टेंसेस हुए, उन्होंने किसी ने की बात की? नहीं की। एक मदरसे में बांका में इतने सारे एक्सप्लोजिव निकले और उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं तबलीगी जमात के साथ है, तो क्या उसकी बात इन्होंने की? क्या उनकी कड़ी निंदा, घोर निंदा इन्होंने की कि एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर एक्सप्लोजिव्स कहां से मिल गए? ये सब ये जब आप नहीं करते हैं, ये सवाल जब आप नहीं पूछते हैं, तो फिर आपका एजेंडा इंडिपेंडेंट नहीं है, आपका एजेंडा भारत नहीं है, आपका एजेंडा एक कौम स्पेसिफिक है और एक कौम के खिलाफ है। यही आरोप उन पर लगता है और यही आरोप उस एफआईआर में लगाया गया है। ट्विटर की आप बात कर रहे हैं, मैं आपको सुप्रीम कोर्ट में ये केस चल रहा है ब्रजेश जी, ये केस चल रहा है कि 6 जून 2019 को ट्विटर ने सिख फॉर जस्टिस के खालिस्तानी एजेंडे को प्रमोट किया। भिंद्रन वाले की एनिवर्सरी से पहले 25 मई से 25 मई 20 21 15 मई से लेकर 6 जून तक उन्होंने 20-25 दिन के लिए इसको प्रमोट किया, एजेंडा को प्रमोटेड बाय ट्विटर था वो। और फिर 15 जून 2019 को इन्होंने सारे हैंडल्स को डिलीट कर दिए, सस्पेंड कर दिए। पहले उनसे पैसे लिए, फिर उनके सस्पेंड किए, और फिर वही लोग जो है दूसरा हैंडल लेकर वापस ट्विटर पे आ गए, फिर से उनको प्रमोट किया गया, एम्पलीफाई किया गया। तो ये जो प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म अब पुलिस बनने की कोशिश कर रहा है। ये वो प्लेटफॉर्म है जिसने स्वतः डिसाइड कर लिया कि ये मैनिपुलेटेड मीडिया है, क्योंकि कांग्रेस के नेता ने चिट्ठी लिखी कि इन 13 मिनिस्टर्स के खिलाफ आप ये बात कहिए कि ये मैनिपुलेटेड मीडिया है। तो फिर इस प्लेटफॉर्म ने इस ट्वीट को, इस वीडियो को डीप फेक क्यों नहीं बताया? तो अगर आप एक तरफ अपने खुद की तफ्तीश कर सकते हैं और किसी के पोस्ट को मैनिपुलेटेड मीडिया ब्रांड कर सकते हैं, तो फिर आपने इस वीडियो की जांच क्यों नहीं की और इसको इमीडिएटली आपने इसको सस्पेंड क्यों नहीं किया? आपने इमीडिएटली इसको क्यों नहीं कहा कि आप इसको रीट्वीट नहीं कर सकते, इस पोस्ट को हटवा दीजिए? ये ट्विटर की जिम्मेदारी है, क्योंकि ट्विटर का भी एजेंडा है। ट्विटर का भी एजेंडा ये है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी किसी भी तरीके से अनरिस्ट्रिक्टेड मीन्स जो होते हैं ना, टू गो आफ्टर मोदी, टू गो आफ्टर बीजेपी। एक व्यक्ति बाहर बैठकर 500 भारत के 50 करोड़ लोगों को हिंदू एक्सट्रीमिस्ट कर ट्वीट कर देता है और ट्विटर उसे फैलने देता है भारत के अंदर, तो वो ऑब्जेक्शनेबल ट्वीट नहीं है। और आज मैं और आप अगर एक समुदाय विशेष को टेररिस्ट करके ट्वीट करते, तो आपको क्या लगता है, क्या क्या किया जाएगा मेरे ट्विटर अकाउंट के साथ? तो एजेंडा, नैरेटिव किसका कम्युनल है, किसका बायस्ड है? ये आप इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म, इंडिपेंडेंट मीडिया कैसे हो गए? आप फिर खुला आम करके कहिए कि हमारा एजेंडा कम्युनल है, हमारा एजेंडा एक पर्टिकुलर पार्टी के खिलाफ है और किसी को हम नहीं देखते, तो ठीक है, फिर अपने आप को इंडिपेंडेंस का चोगा मत दीजिए, फिर अपने आप को फेयर जर्नलिज्म का चोगा मत पहनाइए। तो फिर आप जो कर रहे हैं वो एक नैरेटिव के तहत ही है। आपका सिर्फ काम एक है, मोदी विरोध और बीजेपी विरोध, तो ठीक है आप करिए, लेकिन देश विरोध मत करिए। भारत विरोध का एजेंडा, किसी विदेशी दुश्मन देश का एजेंडा आप यहां पर फॉलो कर रहे हैं, उनसे पैसे ले रहे हैं, उनसे फंडिंग कर रहे हैं, उनके बैक्ड ऑर्गेनाइजेशंस के साथ आपके ताल्लुकात हैं, और उनके बैक्ड लोगों को आप जाकर दूसरे देशों में जाकर चुपचाप मिलकर आते हैं और वहां से अपना एजेंडा, पपलू नैरेटिव सेट करवाते हैं। ये गलत है, ये देश विरोध है। ये मोदी विरोध, बीजेपी विरोध नहीं है, देश विरोध है। एक पॉलिटिकल पार्टी का एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंस होना अलग बात है, लेकिन भारत के खिलाफ एजेंडा चलाना, ये बहुत गलत बात है। और सबसे बड़ी बात, उत्तर प्रदेश के टूटने की बात, ये खुद फैक्ट चेक वेबसाइट पे काम करते हैं ब्रजेश जी, बिना तथ्यों को जांचे कैसे ये लोग अपने आप को फैक्ट चेक की वेबसाइट का हिस्सा बताते हैं? हरित प्रदेश का डिमांड वाजपेयी जी के समय में आरएलडी के अजीत सिंह ने की थी, और फिर उनको समझाया गया था एक क्लोज डोर मीटिंग के बाद, फिर बाहर आके कहा कभी भी उत्तर प्रदेश को टूटने नहीं देंगे। ये फैक्ट उनको नहीं पता? ये कौन है ऐसे लोग? क्यों क्यों इनको इतनी हवा, इनको इतनी जगह दी जाती है? क्या इनके मन में इनका जमीर नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं?
भारत विरोध और बीजेपी विरोध में फर्क है। मोदी विरोध और भारत विरोध और एक सांप्रदायिक एजेंडे को पुश करना जानबूझकर, समाज में कितना द्वेष फैलेगा इसकी वजह से। और आप फिर भी इसे करना चाहते हैं क्योंकि आपको 4 पैसे मिल रहे हैं और आपका उल्लू सीधा हो रहा है और आपके कुछ हजार फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। समझ में नहीं आते मुझे कम से कम ये राजनीति। आप एक पोजीशन रखिए, एक ओपिनियन रखिए, ठीक है, लेकिन तथ्यों को समझने के बाद और तथ्य के बेसिस पर रखिए। इस तरह के अनर्गल वीडियो को कोई भला ऐसे फॉरवर्ड करता है जाने बिना, जबकि आपकी खुद की जिम्मेदारी है कि आप इस सबको चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं। समझ में नहीं आता है कभी कभी ब्रजेश जी, ऐसे लोगों को क्या किया जाए? क्यों ऐसे लोगों को फिर भी अपना काम करने को की आजादी मिलती है? ये तो आजादी का गलत इस्तेमाल है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आर्टिकल 14, आर्टिकल 18, आर्टिकल 19, सबका तो गलत इस्तेमाल हो रहा है यहां पर। देखिए, ऐसा है कि अब पुलिस तो अपना काम करेगी, और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जब पुलिस अपना काम करने जाती है तो सबसे बड़ी बात जिसका आपने जिक्र किया, ये सारे के सारे देश विरोधी तत्व, जिनका सिर्फ और सिर्फ एजेंडा जो है देश को तोड़ना है, देश में हिंसा को बढ़ावा देना है, अपने इस तरह के भड़काऊ जो है सो ट्वीट्स और भड़काऊ जो है सो बयानों के जरिए वो कहते हैं कि भाई साहब फ्रीडम ऑफ स्पीच पर जो है सो हमला हो गया। अरे भाई, फ्रीडम ऑफ स्पीच, जिस सज्जन की इमेज की दुहाई दे देकर आप इस देश में कहते हैं कि भाई अगर वो नहीं होते तो फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होती, देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, अरे याद करिए भारतीय संविधान का पहला संशोधन इसी फ्रीडम ऑफ स्पीच को लिमिटेड करने के लिए हुआ, और उसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन डाला गया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर आप कुछ भी जो सो नहीं कर सकते, आप विध्वंसकारी प्रवृत्तियां नहीं कर सकते, आप राष्ट्र विरोधी प्रवृत्तियां नहीं कर सकते, पब्लिक ऑर्डर को आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो है कोई नरेंद्र मोदी की सरकार ने नहीं डाला है। जिस जवाहरलाल नेहरू के सुबह शाम नाम जपते जपते आप नहीं थकते, उन जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री रहते हुए देश के पहले संविधान संशोधन के तहत यह किया था। तो इसलिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का रोना मत रोइएगा। जब आप इस तरह की कमीनी हरकत करेंगे जिससे कि देश में सांप्रदायिक विद्वेष फैले और जानबूझकर करेंगे, तो फिर कानून तो अपना काम करेगा। ये नहीं हो सकता कि एक तरफ आप जो है सो देश को तोड़ने की साजिश और वो भी इरादतन आप करें, और दूसरी तरफ आप जो है सो बच जाएं बार बार ऑफेंस इस तरह का करते हुए। और आनंद जी, आप देखिए जरा, जिन लोगों के खिलाफ ये गाजियाबाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है उनके ट्वीट्स के हवाले से, आप देखिए जरा, उन नामों को जरा पढ़िए। ये तो मोहम्मद जुबैर पहला नाम है, अब बाकी नाम देखिए ना, और देखिए इन लोगों की प्रवृत्तियां। मैं तो कहता हूं कि उनके नाम आप पढ़िए और साथ में उनके ट्विटर हैंडल पर जाके देखिए उनके ट्वीट क्या होते हैं, आपको अंदाजा लग जाएगा कि यह कोई जो ऐसा नहीं है कि इनोसेंट मिस्टेक के गाजियाबाद की घटना के संदर्भ में हो गई। यह हैबिचुअल ऑफेंडर्स है, इनका अपना एक एजेंडा है, और ये एजेंडा जो है मोदी के अंध विरोध के नाम पर अब इस हद तक पहुंच गया है कि अब ये हिंदुस्तान का विरोध, हिंदुस्तान के हितों का विरोध करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। इस हद तक ये जा चुके हैं। आप नाम से पढ़िए और देखते जाइए, आप इनके ट्वीट से बताइए दर्शकों को कि किस लाइन पे लगातार करते हैं। उससे देश को, जो देश के लोग हैं, जो सामान्य जनता है, उसको जो है इनके बदिरादों के बारे में पता चलेगा। ये कोई ऐसा नहीं है कि आइसोलेटेड घटना है, ये घटनाएं इस तरह की ये लगातार करते हैं, इनका ये एजेंडा है। और इसीलिए इसमें जो है सो कॉन्स्पिरेसी का केस भी, कॉन्स्पिरेसी की जो धारा है 120B, वो भी गाजियाबाद पुलिस ने लगाई, आप देखिए। क्योंकि ये जो है, आप जो है मिलजुल कर एक साजिश के तहत अगर आप कोई एक्ट करते हैं, आप टाइमलाइन देख लीजिए इन सबके ट्वीट की, एक समय में ही एक तरह से ये सारा का सारा नैरेटिव जो है इन लोगों की तरफ से फैलाया गया। कोशिश क्या थी कि इस देश में जो है हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क जाए, और क्या कोशिश हो सकती है आप मुझे बताइए। अगर आप जिम्मेदार पत्रकार हैं, अगर आप जिम्मेदार फैक्ट चेकर हैं, तो आपकी तो कोशिश ही होगी ना कि नहीं भाई, इस तरह की अगर कोई चीज अगर हो भी गई तो भाई उसको जो है पहले जांच लो, सोचो कि क्या अगर हम इसको करेंगे तो इससे दंगे भड़केंगे या नहीं भड़केंगे। चलिए वो तो छोड़ दीजिए, वो जिम्मेदारी की हम तो आपसे उम्मीद ही नहीं करते। ये जो है सो भारत में जो सो लंबे समय तक मीडिया हाउसेज के अंदर ये चीजें सिखाई जाती थी कि भाई ऐसी खबर जिससे कि हो सकता है दंगा और भड़क जाए, चाहे उसको इग्नोर करो, उसको दबा दो। आप ध्यान रखिए, लंबे समय तक जो है सो जब हिंदू मुस्लिम दंगे होते थे, आप जो है सो एक समुदाय विशेष को जो है आप हमेशा जो है उसको जो है उसका नाम तक नहीं लेते थे कि भाई चलो उस पर उसका कोई असर ना पड़ जाए, आप उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते थे। ये परंपरा रही है, और कई बार
जो सो आप देखिए, ये जिम्मेदारी के अतिशय बोध की वजह से रही है। लेकिन अब क्या हो रहा है, आप जो है सो जानबूझकर मामले खोजते हैं, एक छोटा सा भी कहीं मेरे हाथ लग जाए और मैं उसके नाते जो है सो हिंदुस्तान को इंटॉलरेंट बनाने में लग जाऊं, बताने में लग जाऊं, और पूरी दुनिया में फैला दूं कि अरे भाई हिंदुस्तान में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, सुरक्षित नहीं है। और वो भी उस हिंदुस्तान में जहां पर कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी रहती है, और ये मुस्लिम आबादी जब भारतीय पासपोर्ट लेकर जब दुनिया के यहां तक के इस्लामिक देशों में भी जाती है, तो जो ज्यादा सम्मान पाती है। अब कल्पना करिए, सऊदी अरब में कोई मुस्लिम पाकिस्तानी पासपोर्ट लेके जाए और कोई हिंदुस्तानी पासपोर्ट लेके जाए, जमीन आसमान का फर्क होता है ट्रीटमेंट में। सऊदी अरब के अथॉरिटी जो है किस तरीके से ट्रीट करते हैं, इन चीजों की दुहाई वो लोग देते हैं जो कि वहां से यात्रा करके आते हैं, जो हज करके आते हैं। और तब आप उस हिंदुस्तान को इस तरीके से जो सब बदनाम करने की कोशिश करेंगे, जिसे पता है कि सच्चाई नहीं है, जिसे पता है कि घटना भाई वो सांप्रदायिक वजहों से नहीं हुई है, और तब भी आप जो है सो मिलजुल कर ये माहौल खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सारा का सारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर ये बदमाशी है, बदमाशी की पराकाष्ठा है। और ऐसे लोग जो जानबूझकर ये आपराधिक साजिश रच रहे हैं, उनके सामने तो कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। अब नरमी बरतने का कोई कारण नहीं, क्योंकि जो है सो इंतहा है, ये सारी लिमिट को क्रॉस कर रहे हैं। मेरा खुद का व्यक्तिगत ओपिनियन ये है कि आप पॉलिटिकली आप किसी को भी अपोज कीजिए, लेकिन फिर आप फिर पॉलिटिक्स कीजिए, आप फिर लीडरशिप और इस पार्टी को अपोज कीजिए। लेकिन इस पार्टी और उस लीडर को नीचा दिखाने के लिए जानबूझकर कम्युनल एजेंडा को हवा देना, ये गैर जिम्मेदाराना हरकत है। दूसरा, और उसमें जानबूझकर भारत को बदनाम करना और देश को खराब, देश का नाम खराब करना, देश की छवि पर खराब करना, ये गैर जिम्मेदाराना है, क्योंकि आप खुद इस देश का हिस्सा है। और आप अगर ये कर रहे हैं तो फिर गलत है। और फिर आप फिर जर्नलिज्म, अपने आप को जर्नलिस्ट मत करिए, क्योंकि फिर आप फिर जर्नलिस्ट नहीं, आप एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडिस्ट हो और जानबूझकर एक कम्युनिटी के प्रोपेगेंडिस्ट हो, आप कम्युनल प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, तो आपका एजेंडा कम्युनल है। दंगे भड़कने से लोगों का नुकसान होगा, लेकिन किसी का सियासी फायदा होगा और देश का नुकसान होगा। देश की जनता और देश का नुकसान, लेकिन किसी का सियासी फायदा, तो फिर ये तो बहुत गलत बात, बहुत ज्यादा गलत बात। खासकर जब जो लोग अपने आप को फैक्ट चेकर बताते हैं, जो लोग अपने आप को इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट बताते हैं, जो लोग अपने आप को जर्नलिस्ट में काम करने वाले बताते हैं, तो वो ये बताएं कि पिछले 60 साल में, 70 साल में अपने घर नहीं बने, अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग कौम, अलग अलग जाति के लोगों के लिए जिसने पिछले 7 साल में प्रधानमंत्री के घर बने। तो आप फैक्ट्स पर बताइए ना, 2002 के बाद गुजरात में कितने दंगे हुए, कहाँ हुए, किसने बढ़ाया। और दूसरी बात, जब सांप्रदायिक दंगे होते हैं, तो जब मुसलमान जाकर हिंदुओं को मारते हैं, दलितों को प्रताड़ित करते हैं और फिर अनर्गल काम करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेते हैं, तो फिर आप उसको भी कॉल आउट कीजिए। उस वक्त ये मत कहिए कि एक संप्रदाय विशेष का दूसरे संप्रदाय विशेष से झगड़ा हो गया। उस वक्त खुलकर बोलिए कि मुस्लिम ने हिंदू को मारा, जिस तरह आप खुलकर बोलते हैं कि हिंदू ने मुसलमान को मारा। तब मैं मानूंगा कि आप एकदम बैलेंस्ड हैं और आप सोसाइटी के लिए बात कर रहे हैं, जनहित की बात कर रहे हैं, अपने स्वतः इंडिपेंडेंट अपने एजेंडे के हित की बात नहीं कर रहे हैं। अब इस एफआईआर के कुछ नीचे के लास्ट के पोर्शन हैं,
9 नाम शामिल हैं इस लिस्ट में, इंडिविजुअल्स और ट्विटर भी। 9 नाम शामिल हैं इस एफआईआर में, जिसको मैं पढ़ रहा था, जिसमें नाम लिखे गए हैं, मैं फिर से पढ़ रहा हूं, मोहम्मद जुबैर, राना अयूब, द वायर, सलमान निजामी, मकसूर उस्मानी, शमा मोहम्मद, सबा नकवी, ट्विटर कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड और ट्विटर इनकॉर्पोरेटेड, और इनके सारे पोस्ट संलग्न हैं उसमें। देखिए, अब इस नाम को अगर आपने जो सूची बयान की, उसमें 2 नाम तो बहुत ही प्रोमिनेंट है, उसके बारे में जो है सो मुझे लगता है कि देश में ज्यादातर लोग जो है सो उनको अक्सर जो है उनके ट्वीट्स को जब देखते हैं तो उससे एहसास होता है कि वो क्या करते हैं। आपने जैसे कहा, पहले हमने मोहम्मद जुबैर की बात की, अब जरा राणा अयूब और सबा नकवी की बात कर लें। कहने को ये भी जो है सो पत्रकार हैं, लेकिन आप इनका एजेंडा देख लीजिए। राणा अयूब, क्या इनकी खासियत रही? ये जो है 2002 के बाद से ये लगातार गुजरात में जो है ये आते जाते रही, और खासतौर पे 2006-2007 का जो पीरियड था, उस समय किसी मैगजीन की रिपोर्टर हुआ करती थी। इन्होंने उस समय जो है सो सेंट्रल जांच एजेंसियां थी, और खासतौर पे मैं नाम लेकर बोलता हूं, सीबीआई। सीबीआई के अधिकारियों के साथ मिलकर किस तरीके से जो है गुजरात की उस समय की जो मोदी सरकार थी उसके सामने जो है एजेंडा चलाया जाए, क्योंकि उस समय जो है सो सीबीआई एज ए एजेंसी, बिल्कुल जो कहते हैं ना, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था केज्ड पैरट, एक तोते की तरह जो अपने मास्टर के इशारे पर जो सो काय काय कर रही थी, और पूरी कोशिश की गई। आप याद करिए, अमित शाह को इस जहां केस के अंदर चार्जशीट किया गया, अमित शाह को गुजरात के गृह राज्य मंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी, सरेंडर करना पड़ा, साबरमती जेल भी गए, फिर उसके बाद से हाई कोर्ट से जमानत मिली, और फिर उनको लंबे समय तक गुजरात से बाहर रहना पड़ा। ये सारा का सारा जो ये साजिश की घटना जो हुई थी, आप ध्यान रखिए, उसमें की जो सीबीआई के पेपर्स जो है, जो पब्लिक डोमेन में आए थे, जो लीक हुए थे, उसमें कहा गया था कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी तक अगर हमें बढ़ना है तो पहले अमित शाह को जो है अंदर डालना होगा। ये साजिश रची जा रही थी, और उसमें जो सीबीआई अधिकारी थे उनके साथ ये जो सो घुमा करती थी। क्योंकि मैं उस समय मैं भी वही था, इसलिए मैंने तो अपनी आंखों से देखा है। और ये जो उसके बाद से इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट बन गए। इनकी जो एकमात्र जो किताब है, जिसका ये बहुत ज्यादा जो जिसके नाम पर इनको जो है देश विदेश के मीडिया ने जो है सो, या फिर तमाम अंतरराष्ट्रीय जो पत्र पत्रिकाओं ने हाथों हाथ उठा लिया, गुजरात फाइल्स करके, उसमें क्या लिखा है भगवान जाने। उसकी अगर आप उस किताब को पढ़ लीजिए तो लगेगा कि वो अपने आप में एक एजेंडा है, तथ्यों से कोई लेना देना नहीं। ये मोहतरमा जो है सो आजकल जो सोकॉल्ड जो इंटरनेशनल प्रेस है, उनकी हॉट फेवरेट बनी हुई है। आप इनका आर्टिकल 370 की समाप्ति के बाद से जो इन्होंने जाके जम्मू कश्मीर में जो किया, चोरी छिपे जाके वहां से मनगढ़ंत रिपोर्ट फाइल की। आप जो है सो यहां तक कि ये सीए का जो है विरोध जो चल रहा था, उसको इंजीनियर करने में, उसको भड़काने में इनका कितना मेजर रोल रहा, आप देख लीजिए, इनके ट्वीट्स पे ही निगाह डाल लीजिए। यहां तक जब ये रिलीफ मेजर्स जब ये की बात की इन्होंने कोरोना के दौर में, तो भी वो किन के लिए कर रही थी ये सबको पता है। दिन रात जो इनके सारे ट्वीट्स देख लीजिए, कहते हैं हम लोग इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं। इंडिपेंडेंट नहीं, खुलेआम एजेंडा है इनका। और वो एजेंडा जो सो इस कदर तक अंधा एजेंडा है कि उसमें ये गाली ग्लॉज की भाषा तक से ये परहेज नहीं करती। आप इनके ट्वीट उठाकर देख लीजिए, आपको अंदाजा लग जाएगा काहे को इंडिपेंडेंट, काहे को न्यूट्रल। अरे भाई, पिछले जो है 14-15 साल से तो आपका खुलेआम एजेंडा है मोदी का विरोध, बीजेपी का विरोध। आप काहे को, आप जो भी कर रहे हैं आप उसी सोच के तहत कर रहे हैं। अब सबा नकवी की बात कर लीजिए, इनके पिताजी सईद नकवी, सईद नकवी जो है, आप तमाम जो है डॉक्यूमेंटेशन है, सरकारी संसाधनों का किस तरीके से इनका इस्तेमाल इन्होंने किया, किस तरीके से उस समय की सरकारों ने इनको प्रॉप अप किया, इनको एक से एक प्रोग्राम दिए गए दूरदर्शन पर, इनकी विदेश यात्राओं को फंड किया गया। मैं तो पढ़ रहा था एक पुरानी किताब जो बोफोर्स अफेयर्स को लेकर है, उस समय जो स्वीडन में हमारे राजदूत थे बीएम ओझा, उन्होंने जिक्र किया है किन साहब को उस समय राजीव गांधी की सरकार ने ऑफिशियली स्पॉन्सर करके भेजा था स्वीडन, कि जो है सो कुछ जो है सो धो पहुंच के एक साफ सुथरी रिपोर्ट जो है सो बना के लाए, जाके वो दिखाई जाए कि भाई बोफोर्स में कुछ नहीं हुआ है। उनकी बेटियां हैं सबा नकवी। सबा नकवी के भी आप ट्वीट्स देख लीजिए, उनकी रिपोर्ट देख लीजिए, आपको अंदाजा लग जाएगा। पूरे टाइम जो है सो एंटी बीजेपी एजेंडा जो है सो उनका, मोदी का विरोध, आप जो है सो उनके तमाम आप देख लीजिए, आपको अंदाजा लग जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई जो है पहली बार ऐसा हुआ है, ये करते रहे हैं। और मुझे लगता है ये जो कल भी जो है, ये जो एफआईआर जो है सो अब हुई है, और जो है सो ये सारे के सारे इनके जो ट्वीट्स हैं, आप उसी लाइन में है। तो कोई ऐसा नहीं है कि भाई
या कोई ऐसे लोग हैं जो कि बहुत ही न्यूट्रल ढंग से चलने वाले लोग हैं, जिनका सबकी आलोचना करते, नहीं। इनका जो सो पर्टिकुलर, और ये आप, मैंने सबा नकवी की बात की, इनके पिताजी, मैं कल ही डॉन पढ़ रहा था, जो पाकिस्तान का प्रमुख अखबार है, आपने देखा होगा, वहां की जो संसद है, और संसद में खासतौर पर जो उनका जो नेशनल असेंबली है, जो उनका लोअर हाउस कहते हैं, वहां पर किस तरीके की कल मारपीट हुई है, कल्पना नहीं की जा सकती कि देश की संसद में इस तरह का माहौल हो। और उसी रिपोर्ट को मैं पढ़ रहा था, तो उस डॉन के डिजिटल जो उनका प्लेटफॉर्म है, उस पर मुझे इनकी जो है, सईद नकवी, इनके जो पिताजी हैं, उनका एक आर्टिकल देखने को मिला, जिसमें कि उन्होंने भारत पर फिर से एक बार जो है सो अपनी जो है सो कठोर टिप्पणी की थी। रिकॉर्ड के तौर पे वो जो डॉन, जो पाकिस्तान का अखबार है, जिसकी स्थापना जो है पाकिस्तान को जन्म देने वाले मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी, उसके जो सो दिल्ली संवाददाता हैं आज की तारीख, और उनकी ये बिटियां हैं। क्या लिखती हैं वो, आप उनके ट्विटर हैंडल को देख लीजिए, आपको अंदाजा लग जाएगा, गूगल कर लीजिए, इनके आर्टिकल को पढ़ के लग जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे लोग हैं जिन्होंने की जो है पहली बार इस तरह की कोई चीज की। इनकी ये जो है, न तो मोदी को बर्दाश्त कर सकते हैं, ना बीजेपी को बर्दाश्त कर सकते हैं। यह जो सो अंध विरोध है, और अंध विरोध में मान लीजिए उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं 2022 की शुरुआत में। अब उसके पहले अगर योगी सरकार जो वहां पर है, योगी आदित्यनाथ की सरकार, उनके खिलाफ जो है सो कितना कुछ आप अभियान चला सके, कितना माहौल खड़ा कर सके, भाई अभी से तो हराने में लगी गए। इन सबको लगता है कि भाई जो है सो, आप देखिए पिछले हफ्तों में किस तरीके से माहौल बनाया गया। दिन रात जो लोग पानी पी पी के कोसते हैं बीजेपी को, मोदी को, योगी को, वो जो इस बात से बड़े चिंतित दिखाई दे, करे भाई योगी को हटाया जा रहा है। आप कल्पना करिए, दिन रात आप जो सो पानी पी पी के गालियां देते हैं, और आप खबरें प्लांट कर रहे हैं कि नहीं जी, जो सो मोदी योगी को पसंद नहीं करते, योगी को तो हटाया जा रहा है, वहां पर योगी ने डिफाई करना शुरू कर दिया। ये सब कुछ एजेंडे का हिस्सा है, एक सोचा समझा हुआ एजेंडा है कि किस तरीके से जो हमारी कुंठित मानसिकता जो है, जो कि हम ये झेल नहीं सकते, ये तमाम के तमाम जो मोदी विरोधी हैं, कि भाई उनके इतने विरोध के बावजूद मोदी कैसे जो है पिछले 7 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं, या फिर 2002 से ये लगातार विरोध करते रहे, तभी गुजरात के इतिहास के लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर रहे, 13.25 साल। तब भी आदमी 13 साल 20 साल ऑलरेडी हो गए शासन में, कैसे जो है आप, ये आदमी सत्ता में है, और वो भी लगातार ग्रोथ करता रहा, लगातार नई ऊंचाइयों को छूता रहा, गुजरात के बाद से पूरी दुनिया में छा गया। ये इनको बर्दाश्त नहीं है, और जब बर्दाश्त नहीं है तो फिर जो सो ये अपना सारा कस बल लगाकर अपनी छटपटाहट को इस तरह की हरकतों में कन्वर्ट करते हैं, और फिर जो सो माहौल बनाते हैं भारत के देखिए, खिलाफ, के खिलाफ। ये इशू है। देखिए, अगर आपका एजेंडा मोदी विरोध है, तो वो प्रधानमंत्री मोदी उसको झेलते आए हैं, वो करते रहेंगे, और आप अपने एजेंडा में साफ हो जाइए। लेकिन फिर अगर आपका एजेंडा उसकी वजह से भारत की छवि को खराब करना, और भारत में समाजों के बीच में आप जानबूझकर एक वेज ड्रॉ कर रहे हैं, आप एक डिवाइड पैदा कर रहे हैं, और वैमनस्यता पैदा कर रहे हैं, तो फिर आपका आपका रोल जो है वो गलत है। ये भारत विरोधी काम है, इसको नहीं करने देना चाहिए। आप ठीक है, आप किसी की नीतियों के खिलाफ हैं, ठीक है, लेकिन आप उनके विरोध, उनका विरोध सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो महंत हैं या हिंदू हैं, तो फिर आप कम्युनल हुए। जिस देश का राष्ट्रपति एक मौलाना हो सकता है, उस देश में एक मुख्यमंत्री महंत नहीं हो सकता। ये कौन से सेक्युलरिज्म की बात हुई? कौन सा पाठ पढ़ा रहे हैं आप? यानी कि आपका एजेंडा पूरी तरह से कम्युनल है, कि अगर मुसलमान कोई भी बनता है तो ठीक है, हिंदू बन गया तो गड़बड़ है। ये एजेंडा तो नहीं होना चाहिए। आप काम पर देखिए ना, आप काम में क्या उन्होंने भेदभाव किया है किसी समाज के साथ? अपने अपने वेलफेयर एजेंडा में उन्होंने क्या भेदभाव किया है एक पर्टिकुलर समाज के साथ किया है? या फिर उन्होंने काम सबके लिए किया है जिसकी वजह से समाज में एक सोशल अपलिफ्टमेंट हो रहा है? आप उसको देखिए। हाँ ठीक है, पॉलिटिकल ऑपोजिशन आप कीजिए, आप नीतियों पर सवाल पूछिए, कोई आपको नहीं रोक रहा है, ये आपकी आजादी है, ये आपका पोजीशन है। लेकिन इस चक्कर में आप एक दुश्मन देश के नैरेटिव को पकड़ लें, और अपने ही देश को कम दिखाने की कोशिश करें, अपने ही देश को नीचा दिखाने की कोशिश करें, इस सोच में कि देश को नीचा दिखाएंगे तो फिर वो मोदी की छवि खराब हो जाएगी। तो आप गलत खेल रहे हैं। यू आर कटिंग योर ओन फेस टू स्पाइट योर ओन, कटिंग योर ओन नोज टू स्पाइट योर ओन फेस, वो कहते हैं ना। तो अपने आप को, तो ये कौन सा एजेंडा हुआ? और ऐसे लोगों को फिर स्पेस देने की जरूरत है, इनको सबक सिखाना जरूरी है, इनको भी सोचने की जरूरत है कि आपका एजेंडा क्या है। आपका एजेंडा मोदी विरोध, बीजेपी विरोध है, कि आपका एजेंडा भारत विरोध है, देश विरोध है, या और एक समुदाय का विरोध है? क्योंकि अगर आपके अंदर एक डीप रूटेड हेट्रेड है एक समुदाय की तरफ, और आप चाहते हैं कि हिंदुस्तान फिर से बढ़ जाए,
हिंदुस्तान की जो छवि है, उसका जो अस्तित्व है वो बदल जाए, वो मिट जाए, तो फिर आपका एजेंडा बहुत डेंजरस है और वो फिर अलाउ नहीं किया जाना चाहिए। किसी भी कीमत पर, किसी भी तर्ज पर इसे अलाउ नहीं किया जाना चाहिए और जो ये कृत्य कर रहे हैं, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। उनके मन में एक डर होना चाहिए कि आप यू कांट गेट अवे विथ दिस काइंड ऑफ अ नैरेटिव। आप ये कर आप बच नहीं सकते। ब्रजेश जी, आज की इस वार्ता को यहीं विराम देते हैं, लेकिन इस पर लंबी चर्चा ज़रूरी है और इसको वापस कहेंगे और हो सके तो कुछ एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर फिर इसको एक अलग डायमेंशन देने की कोशिश करेंगे हमारे डिजिटल डायलॉग में। निश्चित तौर पर, क्योंकि देखिए अभी तक होता ये रहा है कि बहुत सारी मर्यादाओं का पालन जो है सो अमूमन हम लोग करते रहे हैं। मर्यादाएं ये कि भाई मान लीजिए आपकी अपनी ही बिरादरी का कोई है, अगर वो भी पत्रकार है तो फिर चलो क्या कर रहा है नहीं कर रहा है छोड़ दो। इसी तरीके से कि भाई आप कोई ऐसी चीज ना करो जिससे किसी को ठेस पहुंचाए अगर वो गलत भी कर रहा हो। लेकिन अब समय मुझे लगता है उससे आगे का बढ़ गया है, क्योंकि जिस तरीके से आप देखें बिना किसी शर्म के, पूरी बेशर्मी के साथ जो है, अगर आप देश को बदनाम करने की कोशिश करेंगे, वो भी गलत तथ्यों के आधार पर, प्रोपेगेंडा के आधार पर, तो इसको ये देश बर्दाश्त नहीं कर सकता, न ही देश के सजग नागरिक बर्दाश्त कर सकते हैं। क्योंकि ये लंबे समय से चल रहा है। मैं बार-बार कह रहा हूं, ये कोई इनोसेंट मिस्टेक नहीं है, ये जानबूझकर किया जाने वाला कृत्य है, जो कि आपका अपना पर्सनल एजेंडा है, जो कि आपका पॉलिटिकल एजेंडा है, और आप जो है जिनको शायद आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, उसको गिराने के लिए आप हर कदम तक जा सकते हैं। साजिश रच सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, प्रोपेगेंडा कर सकते हैं। जाहिर है समाज इसकी इजाजत नहीं दे सकता। आप विरोध करिए, नीतियों पर विरोध करिए, तथ्यों के साथ विरोध करिए, विरोध की हमेशा गुंजाइश है। भारत का संविधान इसको आपकी आजादी देता है। लेकिन आप विरोध के नाम पर आप देश का नुकसान नहीं कर सकते, देश के सामने गलत बयानी नहीं कर सकते, देश की छवि खराब नहीं कर सकते, वो भी तब कि जबकि वो घटना हुई नहीं हो और उस घटना को दूसरे ढंग से आप पोर्ट्राय करते हुए आप जो इस देश में हिंसा फैलाने की कोशिश करें, उसकी साजिश रहे के करें, दंगे भड़काएं, भारत की छवि को खराब करें। जाहिर ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और इसलिए मुझे लगता है आनंद जी, अब खुलकर बात करने का समय आ गया है कि ऐसे तत्वों के चेहरे से नकाब हटाई जाए। मुझे लगता है कि आज के लिए फिलहाल इतना ही। तमाम जी, दर्शक जो हमारे साथ जुड़े रहे, उनका बहुत-बहुत धन्यवाद। फिर से हम हाजिर होंगे एक और महत्वपूर्ण विषय के साथ बहुत जल्द। नमस्कार। नमस्ते।